नमस्कार। वैसे तो ये चैनल एजुकेशनल टॉपिक के लिए बनाया गया है, जहां मैथ व फिजिक्स के टॉपिक पे डिस्कस करती हूँ। पर आज इन सब से हटकर, इन सब से ऊपर कुछ बात करना है। जी हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसी महान व्यक्तित्व को लेकर जिनके लिए हम निःशब्द रहते हैं, जिनके पहचान को बताने के लिए शब्द ही नहीं हैं। बस हम इतना ही तसल्ली के लिए बात करना चाहते हैं कि कुछ ना सही, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें याद कर लें, उनके कुछ पहलू को जानें, बात करें और समझें। कितना सही कितना गलत ये तो नहीं पता, पर जो सुना है जाना है उस आधे अधूरे जानकारी को आपके सामने रखना चाहते हैं। आप सबके बीच हम बात कर रहे हैं अपने और शिक्षा के बीच की सबसे अहम कड़ी की। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिकों की। सोचते हैं क्या जज्बा, क्या धैर्य, क्या हिम्मत लेकर जन्म लेते होंगे ये महान वैज्ञानिक। बार बार फेल होना, फिर ट्रायल करना, फिर फेल होना, फिर ट्रायल करना। कितना धैर्य रखते होंगे कि पूरी ज़िंदगी एक सोच को जिंदा करने में लगा कर रख देते हैं। बहुत अजीब होते होंगे जिनके लिए सच तक पहुंचना इतना ज़रूरी हो जाता है कि वे अपना सब कुछ इसके पीछे लगा देते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इनका जीवन मुझे हमेशा के लिए परेशान करता रहता है। खुद को इनके आगे बौना महसूस करने लगती हूँ। फिजिक्स पढ़ाते समय इतना आसान लगता है क्लास में ये कहना अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू फैराडे। ये सब बोलना जितना ही आसान है, सोचती हूँ इस मुकाम पर इन लोगों को पहुँचने में इनकी ज़िंदगी कैसे बितानी पड़ी होगी, इनको कैसे अपनी ज़िंदगी के साथ संघर्ष करना पड़ा होगा। आज बात करेंगे ऐसे ही महान वैज्ञानिक गैलीलियो की। जी हाँ, मैं निवेदिता और मेरे इस निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लाइव विथ ग्रेट साइंटिस्ट एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गैलीलियो की। चलिए तब हम बात अपनी शुरू करते हैं गैलीलियो के साथ। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में हुआ था। अपने माता पिता के सबसे बड़े संतान, या यूं कहें कि अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। पिता एक बड़े संगीतकार थे जो शिक्षक के रूप में संगीत सिखाते थे। उस समय के जाने माने संगीतकार में वो आते थे। पिता का साया ही था कि गैलीलियो का संगीत में अद्भुत रुचि था, लेकिन साथ ही साथ उनका मैथ और फिजिक्स से भी अद्भुत लगाव था। गैलीलियो फिजिक्स के राह पे चलना चाहते थे, नई नई चीज़ों का खोज करना चाहते थे, ये इनका शौक़ था। पर पिता का मन था उनका बेटा डॉक्टर बने। पिता के मन से गैलीलियो ने 17 साल की उम्र में डॉक्टरी पढ़ने के लिए पीसा यूनिवर्सिटी चले गए। वह वहाँ पर मेधावी छात्र में से एक थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल के दौरान गैलीलियो का लगाव फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लेकर लगा रहा, या यूं कहें कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद गैलीलियो का लगाव फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कुछ इस तरह से लगा कि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मेडिकल छोड़ने के बाद गैलीलियो की ज़िंदगी आसान न थी। गैलीलियो के सामने सबसे बड़ी परेशानी फाइनेंशियल परेशानी आई। ये परेशानी इतनी थी कि उस दौरान गैलीलियो को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बचाने के लिए, उस कंडीशन को दूर करने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ट्यूशन लेना पड़ा। ट्यूशन देना पड़ा। एज अ ट्यूटर वो बच्चों को पढ़ाने शुरू किए। ये परेशानी लेकिन जल्दी दूर हुई। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। फिर इस महान प्रतिभा के आगे कौन अवरोध बनता। गैलीलियो को पीसा यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया। आपको याद दिला दें, वही पीसा यूनिवर्सिटी जहाँ से गैलीलियो ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। ये घटना उनकी प्रतिभा को बयां करती है। इससे बेहतर और क्या बता हो सकता है उनकी प्रतिभा को बताने के लिए। गैलीलियो को इससे 2 फायदे हुए। पहला, पैसों की तंगी से दूर हुए। दूसरा, रिसर्च के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला। ये गैलीलियो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चलिए बात करते हैं गैलीलियो के कुछ रिसर्च पे। यदि गैलीलियो के रिसर्च पे बात करें तो यही कहेंगे कि उनके रिसर्च की बात करने के लिए मेरी जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन फिजिक्स टीचर होने के नाते जितना जानती हूँ उस पर बात जरूर करूँगी। गैलीलियो ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बेहतर टेलीस्कोप बनाया था और उसका प्रयोग एस्ट्रोनॉमी पर किया था।
यहाँ एक बात और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत लोगों को ये संदेह होता है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था, आविष्कार किया था। ऐसा नहीं था। टेलीस्कोप का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट में गैलीलियो का पहला नाम नहीं आता है। हाँ, गैलीलियो ने पहले आविष्कार के आधार पर एक बेहतर टेलीस्कोप बनाया था और पहली बार इसका प्रयोग उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के लिए किया था। इस प्रयोग के दौरान गैलीलियो ने हमारे बीच की बहुत सी भ्रांतियों को दूर किया। जैसे हम अब तक चांद की सतह को चिकना मानते आ रहे थे। पहली बार गैलीलियो ने बताया कि चांद की सतह खुरदुरा, गड्ढों से भरा, पहाड़ों से युक्त होता है। यहाँ तक कि उन्होंने कई स्केच भी दिए जो चांद की सतह को परिभाषित करते हैं और हमारे एक गलत धारणा को दूर करने के लिए काफ़ी हैं। चलिए बात करते हैं इनके दूसरे प्रयोग पर। उस समय ये प्रयोग उन्होंने जो किया वो काफ़ी आश्चर्यजनक था। आश्चर्यजनक कुछ इस तरह से था कि हमें ये लगता था कि दो अलग अलग द्रव्यमान की चीज़, एक भारी और एक हल्की, अगर हम एक साथ एक ही ऊंचाई से गिराते हैं तो दोनों को पृथ्वी पर पहुंचने में अलग अलग समय लगेगा। भारी चीज़ पहले पृथ्वी पर गिरेगी, हल्की चीज़ बाद में गिरेगी। लेकिन नहीं, गैलीलियो ने इस सोच का भी खंडन किया। उन्होंने बताया दो अलग अलग द्रव्यमान यानी मास के पिंड को यानी बॉडी को यदि एक साथ किसी निश्चित समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो बराबर होगा, मतलब वो एक साथ पहुंचेंगे। गैलीलियो ने इस बात को क्लियर किया कि पहुंचने में, पृथ्वी पर पहुंचने में जो लगा समय होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये उस समय के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। गैलीलियो की सबसे बड़ी उपलब्धि तब हुई जब उन्होंने सूर्य को ग्रहों का केंद्र बताया। ये उपलब्धि उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बना, जिस पे हम आगे बात करेंगे। इस तरह से गैलीलियो ने कई आश्चर्यजनक तथ्य दिए जो आज के आधुनिक विज्ञान व आधुनिक खोज का एक आधार बना। अब बात करते हैं गैलीलियो के कुछ निजी जिंदगी पर। गैलीलियो के पहले तो बात करते हैं गैलीलियो के सरनेम पर। गैलीलियो का सरनेम गैलीलियो नहीं था। ये सरनेम उनके पूर्वज के आधार पर काफ़ी बाद में उन्हें मिला था। हालांकि ये कोई मायने नहीं रखती है बात, इसलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो के ऊपर से पिता का साया बहुत पहले जाने से गैलीलियो के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी काफ़ी रही। वो घर के सबसे बड़े सदस्य थे। एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारी, दूसरी तरफ उनका लक्ष्य, बहनों की शादी। इस तरह से गैलीलियो अपनी जिम्मेदारियों से घिरे रहे। गैलीलियो यूनिवर्सिटी में फादर थे जिनमें ये मान्यता थी कि शादी करना धर्म के खिलाफ था। पर मारिना नाम की एक सुंदर लड़की उनके ज़िंदगी में आई जिसे वो बहुत पसंद करते थे, या यूँ कहें कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। पैसों की ज़रूरत ऐसी थी कि वो चर्च नहीं छोड़ सकते थे और चर्च में रहकर वो मारिना से शादी नहीं कर सकते थे। इस बीच में मारिना और उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन कहते हैं मारिना और गैलीलियो की 2 बेटियां और 1 बेटे थे। ये धर्म के खिलाफ था और यही कारण है कि उस समय वो विवाद में बने रहे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का यहाँ ये भी कहना होता है कि गैलीलियो के तरह उस समय कई ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने शादी नहीं की थी, मतलब ये एक प्रचलन मात्र था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका शादी न करना उन्हें विवाद में काफ़ी दिनों तक विवाद में रखा। बाद में मारिना व गैलीलियो के रिश्तों में शादी को लेकर के इतनी दूरियां बढ़ीं कि मारिना ने किसी और से शादी कर ली। गैलीलियो के ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी, जिसमें से 2 बेटियों की शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे थी। गैलीलियो के सामने बेटियों को लेकर 2 समस्याएं थीं। पहली, पैसों की परेशानी इतनी कि दहेज की व्यवस्था करना कठिन था और उस समय दहेज की प्रचलन थी। दूसरी, बेटियों का नाजायज होना। उन्हें इस बात की चिंता थी कि शायद ये वजह बेटियों की शादी के लिए रुकावट बने। पिता के तौर पे गैलीलियो हार गए और उन्होंने अपनी बेटियों को चर्च में एज ए सिस्टर के तौर पर, कहते हैं सिस्टर के तौर पर डाल दिया, जहां वो ताउम्र बिना शादी किए धर्म का निर्वाह करती रहीं। हालांकि निजी ज़िंदगी पर टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि उस समय उनकी निजी ज़िंदगी कितना सही बयां किया गया है ये नहीं कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं गैलीलियो की कुछ खास बिंदुओं पर जो दुखद और तकलीफ से भरी दिखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो की परेशानी वहाँ शुरू हुई जब निकोलस के खोज का उन्होंने समर्थन दिया।
गैलियो ने बताया कि सूर्य हमारे ग्रहों का केंद्र है और सारे ग्रह, बल्कि उसमें उन्होंने पृथ्वी को भी जोड़ा, पृथ्वी के साथ सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उस समय हम लोग पृथ्वी को केंद्र मान के चलते थे। न जाने धर्म का कौन सा पट्टी आंखों पर बंधा था कि लोगों ने गैलियो की इस खोज को धर्म के खिलाफ माना। 1632 में गैलियो के कुछ रिसर्च पर मुकदमा चलाया गया। उनके ऊपर इस बात का मुकदमा चला कि वो बाइबिल के खिलाफ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनमें धर्म को ठेस पहुंच रहा है। वहाँ किसी ने गैलियो के मन पर लगने वाले ठेस का तो ध्यान ही नहीं दिया। एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसके हौसले को उड़ान मिलनी चाहिए थी, जिसको सम्मान सर उठाने का जगह मिलना चाहिए था, उसे धर्म का आरोपी बताकर इतना मजबूर किया गया, इतना धमकी दिया गया कि उसने न चाहते हुए भी ये स्वीकार किया कि उसका रिसर्च गलत है। आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या परिस्थिति रही होगी जहाँ वर्षों के प्रयास को मात्र इसलिए कुचल दिया गया कि कुछ लोगों ने इसे धर्म के खिलाफ बताया, कुछ लोगों को धर्म के खिलाफ लगा, धर्म के खातिर अधर्म किया गया। खैर, गैलियो को रोम की अदालत में मृत्यु दंड दिया गया। ये सोचकर आज भी ताज्जुब होता है। बाद में ये दंड उम्र कैद में परिवर्तित किया गया। कहते कुछ वर्षों के बाद गैलियो की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें घर में ही उम्र बंद रहने की सज़ा सुनाई गई। इस दौरान गैलियो खुद को मजबूर पाए। वो किस तकलीफ में रहे होंगे, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। पर कहते हैं ना, आप शरीर को बांध सकते हैं, सोच को नहीं। इस उम्र कैद के दौरान गैलियो का चिंतन कम नहीं हुआ। उन्होंने इस दौरान कई रिसर्च बुक लिखा, जिसमें टू न्यू साइंस उनकी चर्चित किताब रही। 1638 तक गैलियो पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो गए। आंखों की रोशनी पूरी तरह साथ छोड़ गई, शायद वो भी थक गई थी। 8 जनवरी 1642 में इस महान वैज्ञानिक ने अपना शरीर मात्र त्याग दिया, क्योंकि उनकी आत्मा तो आज भी हम उनके रिसर्च के साथ हमारे बीच है। इनके जाने के काफ़ी समय बाद एक पेंटिंग मिली, जिसमें गैलियो की गहरी सोच में जेल के तरफ दीवार पर देखते हुए दिखाया गया था। कहते हैं गैलियो दीवार पर खुदाई में लिखे इस लाइन को पढ़ रहे थे, जिस पे लिखा था एंड एट इट्स मूव, जिसका अर्थ है यह अभी भी घूम रही है। बताने की ज़रूरत नहीं गैलियो ने किसके घूमने की बात कही थी। जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तब भी वो पृथ्वी की तरफ देखकर यही लाइन बुदबुदा रहे थे। वो कहते रहे यह अभी भी घूम रही है। गैलियो के चाहने वाले उनके शरीर को चर्च में उनके पिता के साथ दफनाना चाहते थे, पर धर्म के अनुयायी को ये मंजूर नहीं था और उन्हें चर्च में के बाहर दफनाना पड़ा। सुनने में ये भी आता है कि दफनाने से पहले उनकी 3 उंगली, एक दांत निकाल लिया गया, जिसमें एक उंगली को म्यूजियम में रोम की तरफ इशारा करते हुए दिखाया गया है, वही रोम जहां उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। बाद में उनके शव को चर्च में दफनाने की इजाज़त मिली, तब तक तो अवशेष मात्र ही रह गए थे, जिसे चर्च में दफनाया गया। जाते जाते बता दें, 1609 में दूरबीन निर्माण के लिए 2009 में 1609 के दूरबीन निर्माण के लिए 2009 में यानी प्रयोग के 400 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय दिवस के रूप में मनाया गया और इनको श्रद्धांजलि दी गई, या कहें कि अपनी प्रायश्चित की गई। इनके मृत्यु के 350 वर्ष बाद चर्च के पोप ने भी इनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम को गलत बताया, वह माफ़ी मांगी। पर सवाल मेरा सिर्फ इतना कि इतना देर क्यों? एक महत्वपूर्ण बात के साथ अब विदा लेना चाहेंगे। जब गैलियो की मृत्यु
यहाँ मृत्यु वर्ड कहना तो सही नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लोग मरते नहीं हैं। यूँ कहें कि जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उस दिन एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। महान वैज्ञानिक कहते आपके जहन में किनका नाम आया होगा? हम समझ सकते हैं, जी हाँ, महान वैज्ञानिक न्यूटन। शायद यही कारण था कि न्यूटन को गैलीलियो का पुनर्जन्म भी माना जाता है। यही न्यूटन जिन्होंने आगे चलकर गैलीलियो के बहुत से रिसर्च को जिंदा किया, जो हमें इतना तो बताती ही है कि गैलीलियो एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर, इंजीनियर, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन थे। इसके साथ ही साथ हम ये कह दें कि गैलीलियो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी थे, गैलीलियो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी थे। आइंस्टीन जैसे महान साइंटिस्ट ने ये बताया था कि गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।